राम राम सभी दोस्तों को, नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्त बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, बहुत शानदार तरीके से आपका जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उनका रिवीजन चल रहा होगा। तो दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर। जल्दी से आप लोग सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है और जल्दी से आप लोग एक बार बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी लोगों तक मेरी जो आवाज़ है दोस्तों वो पहुंच रही है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़कर एक बार बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनिया, दीपांकर, समीर, पायल, रितिका और पवन, सूर्यांश, ज्योति, ये सब प्यारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बहुत सारे दूसरे बच्चे भी जुड़ चुके हैं अभी। अर्पित, मनोज, शिवम, रवि, अर्चित, संध्या, अंशुल, प्रीति, ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिता, तो अमृता भी आ चुके हैं। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, हाथ जोड़कर प्रणाम। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे ये मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए, आप तक मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है, तो चलिए अब चीज़ों को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हम लोगों का प्यारे दोस्तों क्या चल रहा है? ब्लड। और ब्लड में हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करेंगे WBC से। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? ल्यूकोसाइट। इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? ल्यूकोसाइट कहते हैं। हमने आगे बात करी थी कि जो WBC है इनकी मात्रा कितनी होती है? तो 8 से 10,000 ये हमारे शरीर में होती है। 8 to 10,000 की संख्या इनकी हमारे शरीर में होती है। फिर हमने बात करी थी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है भाई? ये कहाँ पर जाकर डेथ होती हैं? तो इनकी मृत्यु के बारे में भी हमने बात करी थी कि ये स्प्लीन में नहीं, ये रक्त में ही जाकर क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। यानी इनकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड में हो जाती है। और इनके निर्माण की जब हमने बात करी थी तो दोस्तों इनका जो निर्माण होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? येलो बोन मैरो के अंदर होता है, यानी पीला अस्थि मज्जा। तो पीले अस्थि मज्जा में इनका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे कल की क्लास में हो चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि मैम जो WBC हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो येलो मैरो या येलो बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो मैम, मैं आपकी क्लास, एक बच्चे का शायद कमेंट था, स्टेशन से देख रहा हूँ, ऐसा कुछ कमेंट था, निकल गया, तब तक मैं पूरा पढ़ पाती इसको। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि मैम जो WBC है इनके टाइप्स आप हमें बताएं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि WBC जो होती हैं ये होती हैं दोस्तों दो तरीके की। अच्छे से समझना, यहाँ से मैं आपको बहुत सी चीज़ें समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC यानी सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं के प्रकार। सफ़ेद रुधिर या सफ़ेद रक्त कोशिका के प्रकार की हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। कोशिका के प्रकार, तो सफ़ेद रक्त कोशिका या आपकी वाइट ब्लड सेल के जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये होती हैं दोस्तों दो तरीके की। हाउ मेनी टाइप्स आर WBCs? तो WBCs आर 2 टाइप। ये दो तरीके की होती हैं दोस्तों। एक होती हैं कणिका में, एक होंगी दोस्तों कौन सी? कणिका में, यानी कि एक हो जाती हैं कणिका में WBC, जिनको कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट जिनको क्या कहेंगे? ग्रेन्यूलोसाइट, यानी कणिका में। मतलब जब आप इनको देखोगे ना, छोटे छोटे कण इनके अंदर आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे कण आपको इनके अंदर नजर आएंगे बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। है मैम, इन दोनों की मृत्यु क्यों होती है बेटा? किस लिए होती है? क्योंकि आपकी बॉडी की हर सेल का कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन है। आपके शरीर की हर कोशिका का जीवन काल होता है और हर कोशिका जब मरती है तो फिर उसी से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर एक मतलब एक रिएक्शन होती है कि पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं।
यानी पुरानी कोशिकाएं डिवाइड होकर नई कोशिकाओं को बनाएगी, और जो पुरानी कोशिका है जब वो ओल्ड हो जाती है वो ही क्या हो जाती है, मर जाती है। तो नई कोशिकाएं बने, जब नई कोशिकाएं बने तो वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, तो इसीलिए पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो दो प्रकार की होती है WBC, एक होती है कणिका में और एक होती है अकणिका में। एक होती है अकणिका में जिसको हम लोग कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी होती हैं। तो जब हम कणिका में की बात करते हैं तो इनके साइटोप्लाज्म में आपको छोटे छोटे दाने दिखते हैं, कण। कण जानते हो ना, जैसे आप लोग कई बार पानी पीते हो और पानी के अंदर मिट्टी है तो मिट्टी के पार्टिकल पानी में तैरते रहते हैं। सिमिलरली इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसमें आपको दाने दाने से नजर आते हैं। तो आप लोग बताओगे कि इनके कोशिका द्रव्य में, इनके कोशिका द्रव्य में, एक कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं। ठीक है, कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कणिका में WBC के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओगे स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, स्मॉल पार्टिकल्स आर फाउंड इन देयर साइटोप्लाज्म। तो इनके साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलते हैं, छोटे छोटे कण से देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कणिका में WBC। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो ये न्यूट्रोफिल है, ये आप लोगों की क्या है प्यारे बच्चे, एसिनोफिल है, और ये आप लोगों की बेसोफिल है। तो इनके ये जो पिंक कलर से आपको दिख रही हैं, तो देखो इनमें छोटे छोटे वाइट वाइट से दाने भी दिख रहे हैं। देखो ये रहे, ये छोटे छोटे वाइट वाइट से दाने नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन इनके अंदर आपको छोटे छोटे कण, छोटे छोटे दाने दाने स्ट्रक्चर से नजर आते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कणिका में WBC। तो कणिका में WBC जो होती हैं ये आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं आपकी न्यूट्रोफिल, होती है आपकी एसिनोफिल, और आपकी होती है बेसोफिल। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कणिका में WBC हैं ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा, इनके 3 प्रकार अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अकणिका में को पढ़ लेते हैं बेटा। अकणिका में मतलब नाम से पता चल रहा है अग्रेन्युलोसाइट, इनके पास कोई दाने नहीं होते। तो आप लोग बताओगे कि इनके कोशिका द्रव्य में कोई दाने नहीं होते, इनके कोशिका द्रव्य में कोई दाने नजर नहीं आते, इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते। ठीक है, कण नहीं पाए जाते, तो भाई इसीलिए ये क्या होती है, इसीलिए ये अकणिका में है। तो इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं, नॉट हैव पार्टिकल। ठीक है, तो इनके कोशिका द्रव्य के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं मिलते, छोटे छोटे कण नहीं मिलते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्यारे बच्चा अकणिका में। हाँ जी, रश्मि ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो हो गई है रिवील, 27 आई थिंक डेट है, तो 27 को एग्जाम है बच्चों का, तो बिल्कुल डेट आ चुकी है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम ये जो कणिका में WBC होती हैं, कणिका में WBC के बारे में जब हम बात करें तो ये कौन कौन सी होती हैं। तो आइए भाई सबसे पहले बात करते हैं कणिका में की, कणिका में की बात करते हैं। कणिका में सफेद रुधिर कोशिका, सफेद रक्त कोशिका। तो कणिका में सफेद रक्त कोशिका जो है बच्चा आप समझ ही चुके हो, इनको हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट के नाम से इनको जानते हैं, ग्रेन्युलोसाइट WBC इनको कहते हैं। तो मैम इनके अंदर ये ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं, इनके अंदर आपको अभी मैंने बताया कि कण नहीं है, तो ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पर बताओगे न्यूट्रोफिल, नंबर 1 पर होती है बेटा न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो न्यूट्रोफिल होती हैं, ये न्यूट्रोफिल जो WBC हैं, ये मैम किस प्रकार की WBC हैं, तो कणिका में। जब आप न्यूट्रोफिल को देखोगे तो इनमें आपको अंदर छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रोफिल किस प्रकार की WBC हैं, या न्यूट्रोफिल किसका पार्ट है, RBC का,
WBC का, प्लेटलेट का, प्लाज्मा का, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। न्यूट्रोफिल इज द पार्ट ऑफ WBC, तो आपको समझना है कि न्यूट्रोफिल WBC का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये कैसी WBC है? कणिका में। तो जब आप लोग यहाँ पर देखोगे इस डायग्राम को, तो ये कणिका में WBC यानी ये न्यूट्रोफिल है। और ये न्यूट्रोफिल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पूरी WBC की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इनमें आपको सबसे ज्यादा ये जो आपकी 3 यानी ये जो ये कणिका में है, या आप पूरी WBC में देखो तो न्यूट्रोफिल का अनुपात सबसे ज्यादा होता है। तो आ जाओ बेटा, न्यूट्रोफिल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये क्या काम करती हैं? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या काम करती हैं? जीवाणु को, और ये आप लोग बताओगे कवक को मारने का काम करती हैं। तो आप लोग बताओगे कि यह है जीवाणु और कवक को मारने का काम करती हैं। जीवाणु तथा कवक, यह जीवाणु तथा कवक को मारने का कार्य करती हैं। तो कौन सी WBC है जो जीवाणु और कवक को मारने का कार्य करती हैं? तो आप बताते हो न्यूट्रोफिल। समझ में आ गई बात? तो न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है? ये जीवाणु और कवक को मारने का काम करती हैं दोस्तों, ठीक है। मैम व्हाइट ब्लड सेल का के अंदर क्या होता है? जैसे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल में कोई पिगमेंट नहीं होता बेटा, इनके अंदर आपको केंद्रक मिलता है। RBC में केंद्रक नहीं था, लेकिन मैंने कल आपको लिखवाया था कि WBC में केंद्रक होता है। तो WBC के अंदर आपको केंद्रक मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। तो WBC में न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। चलो अब देखो, तो आप लोग बताओगे दे किल क्या काम करती हैं? दे किल बैक्टीरिया। आपके शरीर में जो बैक्टीरिया चला जाता है, वही आपके शरीर में, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, या आपके शरीर में चला गया, बीमार हो गए हम, तो उनको डिशुम डिशुम करने का काम यही कर रही होती है न्यूट्रोफिल। तो दे किल बैक्टीरिया एंड फंगस। भाई जब कोरोना हुआ था तो कितने बच्चों ने सुना था फंगस का नाम? ब्लैक फंगस डिजीज फैली थी, है ना, ब्लैक फंगस डिजीज जो आपके पूरे शरीर को गला देती थी। तो मतलब फंगस भी हमें बीमारियां करते हैं। तो उन फंगस के इन्फेक्शन को और बेटा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करने का काम करती है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या करती हैं? जीवाणु और कवक को मारती हैं, ठीक है। आपकी टोटल WBC का ये सबसे ज्यादा भाग बनाती हैं। तो आप लोग बताओगे कि यह सभी WBC में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह सभी WBC में शरीर में सबसे अधिक पाई जाती हैं। शरीर में सबसे अधिक मतलब कितनी पाई जाती हैं? शरीर में सबसे अधिक पाई जाती हैं दोस्तों। तो आपके शरीर में सबसे अधिक पाई जाती हैं ये। तो कौन सी WBC हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है? तो बताओगे न्यूट्रोफिल। तो बताओगे इट इज, या ऐसे लिख लीजिएगा, दीज आर फाउंड मोस्ट इन नंबर इन ऑल WBC इन द बॉडी, ठीक है, इन ऑल WBC इन द बॉडी। तो आपके शरीर में ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी WBC शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है? न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। सोनू बच्चा, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि रीजनिंग की क्लास आज क्यों नहीं हुई बेटा। हो सकता है सर को कोई जरूरी काम हो, सर की तबीयत खराब हो, इस वजह से नहीं हुई होगी, ठीक है, क्लियर। चलो आप कोशिका द्रव बोल रहे थे, ये क्या होता है बेटा? जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है ना, उनमें एक लिक्विड भरा रहता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक लिक्विड जिसको कहते हैं कोशिका द्रव, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि कोशिका से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे ना, वो हम कोशिका वाले चैप्टर में करेंगे। तो इसीलिए अभी आपको ये समझना है कि कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है। जैसे मान लो ये कोशिका है भाई, मान लो ये कोशिका है, अब इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। मान लीजिए ये भर रहा है इसके अंदर लिक्विड, ये भर रहा। तो हर कोशिका में एक तरल भरा रहता है, इसी तरल को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। हर कोशिका में एक लिक्विड भरा रहता है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक बच्चे का डाउट था कि मैम साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा है
उसे ही कहते हैं कोशिका द्रव। तो WBC के अंदर ये जो कोशिका द्रव है, इस कोशिका द्रव में जब दाने दाने से आपको नजर आए ऐसे ऐसे, तो वो होती है कणिका में WBC, ग्रेन्युलोसाइट है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं आपकी बॉडी में कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, या ओवरऑल हम लोग WBC की बात करें तो सबसे ज्यादा यही होती है। कितनी होती है, 40 से 60% यही है आपके शरीर में। कितनी है दोस्तों, 40 से 60%। तो मैंने आपको यहाँ पर परसेंटेज भी दिया हुआ है। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर में जो ये न्यूट्रोफिल होती हैं ये कितनी होती हैं, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज पूछ ले कि न्यूट्रोफिल टोटल WBC का कितना परसेंट बनाती हैं, तो आप देख पा रहे हो 40 से 60% जो होती हैं हमारी टोटल WBC है जितनी भी बॉडी में, उनमें से 40 से 60% न्यूट्रोफिल ही कवर करती हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। मैम रेड बोन मैरो में, बेटा रेड बोन मैरो में RBC बनती है, येलो बोन मैरो में आपका प्लाज्मा और WBC बनती है। ठीक है, क्लियर है ना। मैम बायोलॉजी से एग्जाम में बेटा अगर ग्रुप डी की बात करूं तो साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें से 11 भी हो सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन से, 10 भी हो सकते हैं, 8 या 9 तो एवरेजन आए ही आए हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी WBC की बात करते हैं मेरे बच्चों, दूसरे नंबर की WBC। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की WBC। तो मैम इसके बाद न्यूट्रोफिल के बाद कौन सी होती है, तो आप बताते हो बेसोफिल। दूसरे नंबर की कौन सी होती है दोस्तों, बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल्स। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी, बेसोफिल की, तो बेसोफिल्स भी एक तरीके की आपकी क्या होती है, WBC है। तो बेसोफिल्स भी आपकी ग्रेन्युलोसाइट में आती है। और आप देख सकते हो कि जो बेसोफिल्स होती हैं इनके बारे में भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, बेसोफिल्स। ठीक है, ये इस तरीके की आपको नजर आती हैं बेटा बेसोफिल्स। तो ये भी ग्रेन्युलोसाइट के अंदर ही आती हैं। किसमें आती है, ग्रेन्युलोसाइट में आती हैं। और बेसोफिल्स क्या काम करती हैं, और ये बेसोफिल्स आपकी बॉडी में या आपकी टोटल WBC में सबसे कम होती हैं। तो आइए इनके बारे में भी बात करते हैं। तो मैंने सबसे ज्यादा भी बता दिया और सबसे कम भी। तो बताओगे कि यह एलर्जी जो हो जाती है हमारे शरीर में, यह एलर्जी, ठीक है, क्या करती है बेटा, ये एलर्जी इन्फेक्शन को कम करती है। ठीक है, एलर्जी संक्रमण को कम करती हैं। तो हमारे शरीर में जब कोई एलर्जी हो जाती है, ठीक है, तो यह एलर्जी संक्रमण को कम करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, एलर्जी को कम करती हैं आपके शरीर के अंदर। ठीक है, दे रिड्यूस, आप लोग बताओगे कि क्या करती हैं, दे रिड्यूस्ड एलर्जिक इन्फेक्शन। तो आपके शरीर में जब कभी कोई एलर्जी हो जाती है किसी भी तरीके की, उसको कम करने का काम बेसोफिल्स करती हैं। और ये आपकी WBC में सबसे कम होती है। तो आप लोग बताओगे कि ये WBC में सबसे कम पाई जाती है, WBC में सबसे कम पाई जाने वाली WBC है, सबसे कम पाई जाती हैं। इतना ही आपको समझ में आ गया कि भाई ये सबसे कम है। अच्छा क्वेश्चन बना, सबसे ज्यादा WBC कौन सी है, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे। हाँ बेटा, हिंदी में भी इनको बेसोफिल्स ही हम लोग बोलते हैं, इनके हिंदी में इंग्लिश में ऐसे ही नाम आएंगे। तो जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC। तो आप लोग बताते हो कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC हो जाती है न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये सबसे कम पाई जाती हैं आपके शरीर के अंदर। ऑलमोस्ट कितनी है, तो 0.5 से 1% में ये आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिएगा। तो आप लोग बताएंगे दीज आर लेस इन नंबर इन ऑल WBC। ठीक है, इन ऑल WBC। तो सभी WBC में ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं आपके शरीर के अंदर। ठीक है, और मैम लगभग कितनी है, तो 0.1 से 0.5 0.5 से 1% के अंदर होती हैं ये बेसोफिल्स। तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, आपने लिख लिया। आज वो बात करते हैं एसिनोफिल की। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की WBC की तरफ, जो है बेटा एसिनोफिल। तो भाई ये एसिनोफिल क्या काम करती है, तीसरे नंबर की जो WBC है इनको यही लिख लेते हैं एसिनोफिल। ठीक है, तो ये जो एसिनोफिल होती हैं दोस्तों, ये भी आपकी कणिका में WBC की कैटेगरी में आती हैं।
तो आप लोग बताते हो एसिनोफिल। तो ये जो एसिनोफिल्स होती हैं ये भी आपको एलर्जी के विरुद्ध काम करती है और पैरासाइट वगैरह को मारती हैं। तो इनका काम क्या होता है, तो बताओगे कि ये परजीवी संक्रमण को कम करती हैं। परजीवी, ठीक है। तो ये क्या काम करती हैं, परजीवी संक्रमण, परजीवी संक्रमण को कम करती हैं। बेटा आपके शरीर में जब परजीवी का संक्रमण हो जाता है, परजीवी जानते हो, जल्दी बताओ सभी बच्चे, परजीवी जानते हो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं कुछ पैरासाइट जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपको बीमार करते हैं। जैसे आपने गंदा पानी पी लिया तो पानी में अमीबा था, अमीबा आपके शरीर में चला जाएगा, वो आपको अमीबायोसिस कर देगा, उल्टी होगी, दस्त होंगे, उनको ठीक करती है। आपके शरीर के अंदर कोई और प्रोटोजोआ चला गया, ठीक है, कोई और जैसे प्लाज्मोडियम चला गया आपके अंदर, मलेरिया कर देता है, तो वो प्लाज्मोडियम जो है उससे आपको निदान, उससे आपको क्या करती है, ठीक करती है। तो मतलब परजीवी जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं बेटा। ये पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको बीमार करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये है एसिनोफिल्स। ये एसिनोफिल्स पैरासाइट्स को क्या करती हैं, इनके संक्रमण को कम करती हैं आपके शरीर में, और कई बार ये कैंसर सेल को भी खाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये जो एसिनोफिल्स होती हैं ये क्या काम कर रही होती हैं, तो आपने कहा कि ये परजीवी संक्रमण को कम करती हैं। तो आप लोग लिखेंगे दे रिड्यूस्ड पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को कम करती हैं बेटा। क्या काम करती हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन को कम करती हैं। पैरासिटिक परजीवी वो है जो हमारे शरीर में जाकर हमें बीमारियां करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया भी परजीवी ही होते हैं मैम, प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, ठीक है। आपके शरीर के अंदर अमीबा चला गया, आपके शरीर के अंदर कोई और बीमारी फैलाने वाला लीशमेनिया चला गया, अभी आप इन्हें आगे पढ़ोगे। तो बेटा परजीवी होते हैं सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया की तरह, ये भी आपके शरीर को बीमार करते हैं, तो उनसे फाइट करती हैं एसिनोफिल। तो ये क्या काम करती हैं, परजीवी संक्रमण को कम करती हैं। और ये आपके ब्लड के अंदर लगभग बीच में होती है, मतलब आपकी ऐसी WBC हैं जो आप लोगों को कितनी मात्रा में मिलती हैं, 1 से 4% में मिलती हैं। तो इनका अमाउंट कितना होता है भाई, 1 से 4% होता है। तो सबसे ज़्यादा ये, और अगर हम कम की बात करें तो यही मान सकते हो, क्योंकि लिम्फोसाइट भी इन्हीं के इक्वल मिलती है, ठीक है। सबसे कम की अगर बात करें तो ये और ये और ये आप लोगों की एवरेज मात्रा में आपके ब्लड में मिलती है। समझ में आई बात, बताओ जल्दी से। हाँ, परजीवी वो जो किसी जीवित शरीर के अंदर जाकर उसे बीमार करे या उससे अपना खाना ले। तो ऐसे परजीवियों को खत्म करने का काम करती हैं एसिनोफिल। इस तरीके से आपको यहाँ से पेपर में इन WBC से क्वेश्चन आएंगे। तो कणिका में 3 होती हैं, इन 3 कणिका में को तो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं ए कणिका में की तरफ। अब चलते हैं दोस्तों ए कणिका में WBC। ए कणिका में बच्चा, ए कणिका में यानी कि एग्रेन्यूलोसाइट। एग्रेन्यूलोसाइट जो होती हैं ये 2 होती हैं दोस्तों, और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। एग्रेन्यूलोसाइट 2 होती हैं, एक होती है मैडम लिम्फोसाइट, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा लिम्फोसाइट। एक होती है दोस्तों लिम्फोसाइट, और इनको हिंदी में भी हम लिम्फोसाइट ही कहते हैं। तो आपका जो कणिका में है वो तो आपने पढ़ ली, ये होती है ए कणिका में, मतलब इनमें कोई कण नहीं है, कोई दाने नहीं है। और इनमें से ये 2 प्रकार की होती हैं, एक हो जाती है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट भी 2 होती हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा कभी। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, क्लियर। एक तो हो जाती है बी लिम्फोसाइट हो जाती है एक तो, है ना, और एक हो जाती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, क्लियर। ये दोनों मिलकर क्या करती है मैडम, जो ये लिम्फोसाइट होती हैं ये क्या करती हैं आपके शरीर में, तो जब कभी आपको लगता है इंजेक्शन, देखो भैया ये लिम्फोसाइट क्या करती हैं, वायरस वगैरह के इन्फेक्शन से लड़ती हैं या एंटीबॉडी बनाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है ना, वो इन्हीं से बनती है, लिम्फोसाइट से। तो चलो अब हम चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं, लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट होती हैं इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है कि भाई ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपकी बॉडी में वायरस इन्फेक्शन से लड़ती हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है,
तो लिख लीजिएगा कि ये वायरस संक्रमण से लड़ती हैं, वायरस संक्रमण से। भाई जैसे जीवाणु बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, वैसे ही वायरस फैलाते हैं, तो ये वायरस संक्रमण से लड़ती हैं बेटा। यानी कि आपके शरीर में जब कोई वायरस पहुंच जाता है तो उससे फाइट करती हैं ये। तो दे फाइट वायरल इन्फेक्शन, तो ये वायरल इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। जब किसी को जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना कैसे फैलता है जल्दी बताओ, कोरोना कैसे फैलता था प्यारे बच्चा? एंटीबॉडी अभी बताऊंगे क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सभी बच्चा कि कोरोना कैसे फैलता था, कोरोना करने का कारण क्या था, कोरोना किसकी वजह से होता था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बेटा मैंने अभी बताया है, राम प्रताप जी किस एग्जाम के लिए पूछ रहे हो बेटा? ग्रुप डी में तो बायोलॉजी से ऐसा मानकर चलो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, टोटल साइंस 25 नंबर की आती है ग्रुप डी में, ठीक है। चलो बेटा हर एग्जाम में अलग अलग रहता है। जैसे एनटीपीसी में बात करें तो आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब अलग अलग एग्जाम में रेलवे के अलग अलग वेटेज होता है साइंस का। वायरस से होता है मैडम जी, बिल्कुल कोरोना। तो कोरोना को करने के लिए वायरस जिम्मेदार था, बैक्टीरिया से नहीं होता कोरोना, तभी तो उसको कोरोना वायरस बोलते थे, तो वो कोरोना से होता था। तो दैट्स मीन तब जब किसी को कोरोना हुआ तो उसके शरीर में कौन सी डब्ल्यूबीसी थी जो एक्टिव हो गई? यही थी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट ही वायरस को मारती हैं बेटा। तो ये लिम्फोसाइट क्या काम करती हैं? ये वायरस संक्रमण से लड़ती हैं। इस क्वेश्चन आएगा कि शरीर की कौन सी डब्ल्यूबीसी वायरस इन्फेक्शन को फाइट करती हैं या वायरस संक्रमण से लड़ती हैं, तो आप बताते हो लिम्फोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट ही आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाती है। तो मैं लिम्फोसाइट का एक और काम आपको बताने वाली हूँ। ये लिम्फोसाइट क्या काम करती है बच्चा? तो आप लोग बताओगे कि ये लिम्फोसाइट शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। नोट डालकर लिख लीजिएगा, नोट डालकर, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कि शरीर में प्रतिरक्षी बनाने का काम, प्रतिरक्षी बनाने का कार्य लिम्फोसाइट करती हैं। कौन करती हैं बेटा? लिम्फोसाइट। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं या कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है। विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी वर्क फॉर एंटीबॉडीज इन योर बॉडी? तो एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं लिम्फोसाइट कोशिका। कौन सी कोशिका बेटा? लिम्फोसाइट। तो बताओगे लिम्फोसाइट्स आर responsible for formation of एंटीबॉडी, ठीक है, ऑफ एंटीबॉडी। अब बच्चे का डाउट था कि मैम एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है। चलो इसको एक कहानी से समझाते हैं, एक लाइव या एक आपकी डेली जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। मैम इनकी खोज भी नहीं पूछता, अभी बताऊंगी खोज, इकट्ठा बता दूंगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की खोज, ठीक है। चलो अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि मैडम जब कोरोना हुआ था तो कोरोना से लोग मर रहे थे, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारी बीमारियों की कमान रखता है अपने हाथ में कि कोई बीमारी कैसे फैली, इसको कैसे ठीक करा जाएगा, कौन सी महामारी चल रही है, उन सब की खबर रखता है WHO। एक संस्था है जिसका मुख्यालय जेनेवा में, आप जानते हो। ये स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, तो जेनेवा में है WHO का मुख्यालय, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। तो जब कोरोना फैल रहा था तो WHO का दिमाग सड़ गया था कि भाई कैसे इस कोरोना को रोका जाए, क्योंकि हर देश में फैल गया था। भारत छोड़ो अमेरिका में, अमेरिका छोड़ो बाहर चीन में, कई कंट्रीज में फैल चुका था। तो इससे निजात पाने के लिए चली फिर वैक्सीनेशन, टीका लगवाया गया ना प्यारे बच्चा, फिर सबको टीके लगने शुरू हुए। कोविशील्ड वैक्सीनेशन है ना, कोवैक्सीनेशन आपने भी लगवाई होगी। 18 साल के लोगों को अलग लग रही थी, 60 से ऊपर साल के लोगों को अलग लग रही थी, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ रहे थे फोन में। तो बेटा वो जो वैक्सीनेशन चली वो क्यों चली? उनसे कोरोना कंट्रोल में आया। तो मैम वैक्सीनेशन क्या है? जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी डाली जाती है, मतलब आपको जो वो वैक्सीनेशन लग रही थी ना, उनमें मरा हुआ कोरोना था,
उनमें मरा हुआ कोरोना का वायरस था। जब वो मरे हुए कोरोना के वायरस को आपके शरीर में डाला जाता था तो आपका शरीर हिलता था, आपका शरीर जागता था, अंदर से लिम्फोसाइट जागती थी, ये कौन आ गया हमारे शरीर में, इसे मारो। तो उन्हें तो पता था ये तो लिम्फोसाइट का काम ही है वायरस को पहचानना, ये वायरस के प्रति काम करती हैं। तो जैसे ही आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज गई, लिम्फोसाइट जाग गई, लिम्फोसाइट ने देखा ये तो एक वायरस है, मारो साथियों इसको मारो। तो लिम्फोसाइट एक गुच्छे में मतलब एक फौज तैयार करी और उस वायरस की डिशुम डिशुम कर डाली। तो मतलब वो वायरस तुम्हें बीमार क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि डेड फॉर्म में डाला था, मृत अवस्था में वो आपके शरीर में डाला था, तो संक्रमण तो वो फैला नहीं सकता था। लेकिन इसने क्या करा, आपके इम्यून सिस्टम को जगा दिया। उस एंटीबॉडी, इस वैक्सीनेशन ने क्या करा, आपके इम्यून सिस्टम को जगा दिया। और इम्यून सिस्टम को जगा दिया मतलब आपकी लिम्फोसाइट को जगा दिया। ये लिम्फोसाइट जाग गई और इन्होंने देखा शरीर में एक वायरस घुस गया है, मारो इसे साथियों मारो। सारी की सारी लिम्फोसाइट इस पर अटैक करने लगी, वायरस पर। और जब कभी वो वायरस जिंदा फॉर्म में आपके शरीर में गया तो इन्हीं लिम्फोसाइट ने उनको फिर से पहचान लिया और फिर से उन्हीं फौज को तैयार कर लिया और कहा दोस्तों ये फिर से आ गया, इसको मारो। तो फिर सारी की सारी लिम्फोसाइट ने उस वायरस को मार गिराया। तो मतलब आपके शरीर में आपको रोगों से बचाने वाली जो फौज है उसी को कहते हो एंटीबॉडी, उसी को कहते हैं हम लोग क्या प्यारे दोस्तों, प्रतिरक्षी। देखो नाम में छुपा हुआ है, इससे सिंपल तो शब्द ही नहीं हो सकता। प्रतिरक्षी मतलब हमारी रक्षा करने वाली चीजें, हमारे शरीर में हमें वायरस से बैक्टीरिया से रक्षा करने वाले एलिमेंट, इनको कहते हैं प्रतिरक्षी। तो ये प्रतिरक्षी कई बार आपके शरीर में इंजेक्शन से डाले जाते हैं, वैक्सीनेशन से डाले जाते हैं। क्यों? जिससे कि डेड फॉर्म में डाले जाते हैं वायरस आपकी बॉडी में। अब डेड है, मरे हुए हैं वायरस, तो आपको बीमारी नहीं फैलाएंगे। लेकिन होगा क्या कि लिम्फोसाइट उस वायरस के प्रति, इनको नहीं पता कि वो मरा हुआ है, ये तो सोचती है कि ये तो जिंदा है, मारो जातियों इनको मारो, ये हमारे शरीर में कैसे आ गया, मारो। तो मतलब ये तो पूरी जी जान लगा देती है उसे मारने में। तो फिर दोबारा लाइफ में जब वो आपके शरीर में कभी वायरस जिंदा फॉर्म में जाता है, ये फिर पहचान लेती है कि ये तो वही है दोस्तों जो पहले आया था, इसे मारो। तो फिर दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर ये इसको मार गिराती है। तो कभी भी फिर इस तरीके से आप लोगों का जो वायरस का इन्फेक्शन है वो हो नहीं पाता, ठीक है, वो हो नहीं पाता। तो ये तो हुआ था कोरोना में, वैक्सीनेशन लगने पर ही तो हम जिंदा बच पाए हैं सब, वरना फैलता ये और। तो ये एंटीबॉडी बन गई थी हमारे शरीर में। और हमारी WBC में से कौन सी WBC है जिसने इस वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करा था? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट ही क्या करती हैं? शरीर में प्रतिरक्षा बनाने का कार्य करती हैं। और शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा मिलती है या तो वो नेचुरली भी होती है भाई, जब हम मम्मी के पेट से आते हैं कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में नेचुरली होती है, लेकिन कुछ एंटीबॉडी को हम लोग वैक्सीनेशन से लेते हैं। कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में वैक्सीनेशन से डाली जाती हैं, टीके से डाली जाती है, टीकाकरण करके डाली जाती हैं। तो दैट्स मीन जब आपको वैक्सीनेशन दी जाती है तो ये लिम्फोसाइट ही हैं जो आपके शरीर में एक्टिव होती हैं और एक्टिव होकर ये वायरस को मार गिराती हैं, ठीक है। लेकिन HIV वाला जो वायरस है प्यारे बच्चा, ठीक है, HIV के साथ ये धोखा खा जाती है। HIV वायरस को ये पहचान नहीं पाती और HIV इन पर ये अटैक कर देता है। HIV का नाम सुना है तुमने? HIV होता है एक वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स करता है। HIV जो वायरस होता है, ये HIV वायरस जो आपके शरीर में जाता है और ये टारगेट करता है इन्हीं सेल को। कौन सी सेल को टारगेट करता है? हेल्पर T4 लिम्फोसाइट को, हेल्पर T4 लिम्फोसाइट। तो आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब किसी को एड्स होता है और एड्स को फैलाने वाला जो वायरस है, ये एड्स को फैलाने वाला वायरस है बेटा HIV, ये एक विषाणु है। जब ये आपके शरीर में जाता है तो ये तो ढूंढता ही इनको है कि ये कहाँ है, इनको खाऊंगा। तो मतलब इस HIV का जो टारगेट होता है, इस HIV का जो निशाना होता है, वो यही वाली कोशिकाएं होती हैं आपकी सहायक T4 लिम्फोसाइट। इनको खा जाता है बेटा, ये सहायक T4 लिम्फोसाइट को खाता है ये, ठीक है। तो सहायक T4 लिम्फोसाइट को ये क्या करता है? खाना शुरू कर देता है ना। तो सहायक T4 लिम्फोसाइट को ये क्या करता है? खाना शुरू कर देता है और T4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है। भाई जैसे एक सेना पर एक जवान लड़ रहा है, तो जब तक उस हमारी सेना की संख्या ज़्यादा है, जब तक हम सामने वाले पर भी वार कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला ही हमारे सेना को मारने लगे
तो हमारी सेना के जो जवान है उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो हम हारने लगेंगे। तो वैसे ही ये जो HIV नाम का दुश्मन है, ये इन पर अटैक करता है, T4 लिम्फोसाइट पर, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इनको मारने लगता है, इनकी संख्या कम हो जाती है। इनकी संख्या कम होते ही ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है और इस तरीके से पूरी T4 लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है आपके शरीर में। और जब T4 लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो कोई भी दवाई, कोई भी टीका फिर शरीर में काम ही नहीं करता, क्योंकि ये तो खत्म इम्यूनिटी हमारे शरीर की। फिर हमें सारी बीमारियां धीरे धीरे लग जाती हैं, उन्हीं बीमारियों से हम मरने लगते हैं। यही होता है एड्स। खैर, एड्स को हम लोग पढ़ेंगे आगे बाद में, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे एड्स को हम लोग। तो ये होता है प्यारे बच्चा लिम्फोसाइट का काम, ठीक है। मैम, क्या प्लीहा एक लिम्फोसाइट अंग है? हाँ जी बेटा, एक लिम्फोइड अंग है, लिम्फोसाइट नहीं, लिम्फोइड। लिम्फोइड का मतलब एक गांठ के जैसा ऑर्गन आपके शरीर में, जहां पर WBC बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। HIV का वैक्सीनेशन नहीं है, HIV लाइलाज बीमारी है, एड्स लाइलाज बीमारी है प्यारे बच्चा, ठीक है, ठीक। तो HIV जो है, हाँ जी बेटा, HIV एक वायरस है। ये HIV हमारे अंदर कौन सी बीमारी करता है? एड्स करता है। यही HIV वायरस है जो हमारे अंदर एड्स नाम की बीमारी करता है। और एड्स को हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ाऊंगी तब, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो लिम्फोसाइट के बारे में आपको इतना पढ़ना है। अब वापस से आओ और बात करते हैं कि मैम एग्रेनुलोसाइट में दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है मेरे दोस्तों, आप बताकर चलोगे, आपकी मोनोसाइट। दूसरी कौन सी होती है? मोनोसाइट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों अकणिका में होती हैं, मतलब इनमें कोई दाने आपको नजर नहीं आते। मैम मोनोसाइट क्या काम करती हैं? तो मोनोसाइट जो होती हैं ये आपके शरीर के अंदर जो पाई जाती हैं, तो देखोगे मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है बेटा, आपके शरीर में सबसे बड़ी है। देखो इन सब में आपको सबसे बड़ा साइज दिख रहा होगा इनका, देखो ये दिख रहा, सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अभी लिखवाऊंगी। तो ये आपके शरीर में मैक्रोफेज सेल की तरह काम करती हैं। ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी खराब कोशिकाएं हैं उनको खाने का काम करती हैं बेटा। चटोरी, जितनी भी आपको इनको आपके शरीर में डैमेज कोशिकाएं दिखेंगी ना, हम उनको खा जाएंगे ये। तो ये होती हैं फैगोसाइटोसिस नेचर की। तो बताओगे कि ये फैगोसाइटोसिस कोशिकाएं हैं, फैगोसाइटोसिस कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस कोशिकाएं हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका को खाने वाली कोशिका, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस कोशिकाएं हैं प्यारे बच्चा, मोनोसाइट। तो दीज आर फैगोसाइटोसिस, बताओगे दीज आर फैगोसाइटोसिस सेल, दीज आर फैगोसाइटोसिस सेल, मतलब ये दूसरी कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, मतलब ये भक्षी कोशिकाएं हैं। अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो आप लोग लिखोगे कि ये भक्षी कोशिकाएं हैं। भक्षी मतलब ये दूसरी कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। आपके शरीर में जो खराब कोशिकाएं हैं ना उनको खा जाती हैं, ये उनको खाती है, दावत उड़ाती है। तो खराब कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, उनको खाती हैं। तो फैगोसाइटोसिस नेचर की कोशिकाएं होती हैं, यानी आपके शरीर की सफाई करती हैं। मतलब जो जो खराब कोशिकाएं खाऊं उनको खा जाती हैं ये, तो मतलब आपके शरीर की सफाई कर रही है, ठीक है, क्लियर। मैम एड्स कौन सा रोग है? ATS कौन सा रोग है? ATS तो कोई रोग नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपने कहा ATS टेटनस से बचाव के लिए टीका होता है, वो है। तो बेटा ये मोनोसाइट क्या होती है? फैगोसाइटोसिस नेचर की। अब एक और हम लोग बात करेंगे कि मैम हमारे शरीर में कौन सी WBC सबसे बड़ी है और कौन सी WBC सबसे छोटी होती है। चलिए इस पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मैं यहीं पे लिखवा रही हूँ नोट डालकर, यहाँ लिखवा रही हूँ नोट डालकर, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि लिम्फोसाइट, बेटा लिम्फोसाइट जो होती हैं, लिम्फोसाइट सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है, सबसे छोटी WBC है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे लिम्फोसाइट्स पूछा जाएगा, लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट WBC। तो ये सबसे छोटी WBC होती हैं लिम्फोसाइट,
ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी WBC पूछा जाता है। तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी है, और फिर बताओगे कि मोनोसाइट, मोनोसाइट सबसे बड़ी है बेटा। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है, सबसे बड़ी WBC है। समझ में आ गई बात? तो मोनोसाइट्स आर बिगेस्ट WBC। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी WBC सबसे छोटी है और कौन सी WBC सबसे बड़ी है। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल प्यारे बच्चा, है ना? एड्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एड्स से बचने के लिए हमें किसी का ब्लड नहीं लेना चाहिए, ब्लड की जांच करा कर लेना चाहिए। ठीक है, और इंजेक्शन, एक इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी इंजेक्शन लगवाओ नई सीरीज का इस्तेमाल करो। किसी के साथ सेक्सुअली इंटिमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये होते हैं एड्स से बचाव के कारण। क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। भाई एड्स पर भी इतना मत जाओ, एड्स एक अलग बीमारी है, उसको जब हम बीमारी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हम सारी वैक्सीनेशन ऐसे ही डेड फॉर्म में होती है, ज़्यादातर, अधिकतर, ठीक है, अधिकतर डेड फॉर्म में होती है। कुछ में लाइव या डेड बैक्टीरिया की जगह जो जीवित बैक्टीरिया है वो भी डाला जा सकता है आपकी बॉडी में। तो अधिकतर वैक्सीनेशन डेड होती है। ठीक है, चलो, तो ये आपने पढ़ लिया कि लिम्फोसाइट कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होती है। ये सब आप लोगों का हो गया है यहाँ पर क्लियर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मैम जब हमारे शरीर में WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है या WBC की संख्या बहुत कम हो जाती है तो कौन सी परेशानियां हमें होती है। तो देखो समझना अच्छे से, जब हमारे शरीर में WBC बहुत ज़्यादा है, दो फोटो आपको नज़र आ रहे हैं, देखो यार WBC बहुत कम है, ये है WBC, दिखाई दे रही है, ये WBC है आपकी, दिख रहा है कितनी कम WBC है, देखो, है ना? और एक ये इमेज है, इसमें देखो WBC कितनी सारी है, इसमें WBC की संख्या बहुत सारी है, देखो। तो जब हमारे शरीर में WBC की संख्या कम हो जाती है बेटा, जब हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल की संख्या क्या हो जाती है, कम, उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोपेनिया। पेपर में आएगा कि ल्यूकोपेनिया क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, तो ल्यूकोपेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में लो WBC काउंट हो जाता है। ल्यूकोपेनिया में क्या होगा, WBC की संख्या कम हो जाती है, WBC की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लेस WBC। ठीक है, लेस WBC काउंट। तो हमारे शरीर में जब WBC की संख्या कम हो जाती है उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, खोज अभी बताऊंगी बेटा, अभी बताऊंगी, अभी तसल्ली रखो, अभी बताऊंगी खोज। तो बेटा ल्यूकोपेनिया को एक और नाम से जाना जाता है, हम लोग ल्यूकोपेनिया को ल्यूकोसाइटोपेनिया भी कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया भी कहते हैं। तो कई बार ये ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोसाइटोपेनिया के नाम से आ सकता है। तो दोनों ही एक ही बात है ना? ल्यूकोसाइटोपेनिया भी कह देते हैं इसको, या ल्यूकोपेनिया भी कह देते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है, ये सिमिलर है, एक ही बात है। तो हमारे शरीर में जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, और मैम जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब WBC नॉर्मली ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा बन गई है शरीर में, तो उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है WBC जब ज़्यादा हो जाए। देखो समझना, जिसके भी नाम के पीछे पेनिया आएगा लिखा हुआ, पेनिया, देखो यहाँ पे ल्यूकोपेनिया लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पेनिया है, तो पेनिया का मतलब होता है कमी, किसी भी कोशिका की कमी। तो जब WBC कम हो गई तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोपेनिया। क्यों बेटा? WBC का नाम क्या है, जल्दी बताओ सारे बच्चे। WBC का प्यारे बच्चा वैज्ञानिक नाम क्या है उमेश? HIV की फुल फॉर्म होती है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मैंने कहा कि जब हम रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर है ब्लड बेटा, तो अभी ब्लड से रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अभी ब्लड कैंसर भी बताऊंगी।
अरे रुको जरा, सब्र रखो, ठीक है, अभी रुको, अभी सब डाउट क्लियर होंगे। तो हमने कहा कि WBC का नाम होता है ल्यूकोसाइट। अब देखो, जब WBC कम हो गए तो उस बीमारी को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। भाई ल्यूको मतलब WBC और पेनिया मतलब कमी। तो जिसके भी नाम के पीछे पेनिया मिलेगा समझ जाना कमी की बात हो रही है। तो और आगे नाम के ल्यूको मिल गया तो समझ जाना WBC की कमी की बात हो रही है। तो हमारे शरीर में जब WBC कम हो जाए तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया। नजर आ रहा है ना, ल्यूकोपेनिया, लो WBC काउंट, दिख रहा है WBC कम है। अब मैम जब ज्यादा हो जाए तो ज्यादा के लिए आता है साइटोसिस वर्ड, ज्यादा के लिए आता है साइटोसिस। तो साइटोसिस मतलब ज्यादा बनना, ज्यादा कोशिकाओं का बनना। तो जब आपकी WBC ज्यादा बन जाए तो ल्यूको का मतलब WBC और साइटोसिस का मतलब ज्यादा बनना। तो जब WBC ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो जब WBC हाई, अब WBC काउंट, जब WBC अधिक हो जाती है, अधिक WBC आपके शरीर में जब WBC अधिक हो जाएंगी तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब यहां तो WBC की संख्या बढ़ी है, लेकिन जब WBC डिवीजन ज्यादा करने लगे, ज्यादा, एक WBC आपकी 10,000 WBC में बंटने लगे, एक WBC से बन रही है 5,000 WBC, फिर एक और से बन रही है फिर 5,000, तो मतलब सोचो कितनी ज्यादा आपके शरीर में WBC हो जाएंगी। तो जब WBC में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है, जब हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है, यानी किसका, WBC का, तो उसको कहते हैं ब्लड कैंसर, उसको कहते हैं दोस्तों ब्लड कैंसर। तो कभी भी आपको पेपर में पूछे कि जब हमारे शरीर में WBC अनियंत्रित हो जाती हैं, देखो यहाँ तुम्हें कितनी सारी WBC दिख रही हैं, देखो कितनी सारी WBC हैं, है ना, और WBC एक एक गुच्छे में बंटना शुरू हो गई हैं, देखो ये रही, ये रही। तो जब WBC की संख्या आपके शरीर में अनियंत्रित हो जाए, तो जब आप लोगों को पूछे कि अनियंत्रित, अनियंत्रित WBC विभाजन, WBC विभाजन, जब आपके शरीर में WBC अनियंत्रित विभाजन करने लग जाए, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड WBC डिवीजन, अनकंट्रोल्ड WBC डिवीजन, यानी आपके शरीर में एक WBC से 5-5 हजार WBC बनने लगे, तो तब क्या होगा, तब तो भैया आपके ब्लड में बहुत एक्स्ट्रा WBC हो जाएंगी। तो जब अनियंत्रित WBC विभाजन होगा तो इसी को कहा जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। इस कंडीशन को कहते हैं फिर ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही कहा जाता है ब्लड कैंसर, इसे ही कहते हैं ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज ब्लड कैंसर, नोन एज ब्लड कैंसर। इसी को जाना जाता है रक्त कैंसर के रूप में, ठीक है, इसी को कहते हैं, इसे रक्त कैंसर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, रक्त कैंसर कहते हैं। तो जब WBC हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो जाए, अनियंत्रित विभाजन करने लगे, है ना, एक WBC से 10-10 हजार WBC बनने लगे, तो तुम्हारे रक्त में फिर WBC दिखाई देंगी। तो इसी को कहते हैं रक्त कैंसर प्यारे बच्चा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा ये WBC दिख नहीं रही है, ये WBC है बेटा। तो ये WBC जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, इसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चा, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ब्लड कैंसर। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि WBC की अत्यधिक मात्रा जब शरीर में हो जाती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अत्यधिक मात्रा जब हुई तो मतलब हाई नंबर, तो ल्यूकोसाइटोसिस इसको कहते हैं, है ना। लेकिन जब WBC अनियंत्रित विभाजन करने लग जाती हैं, जब हमारे शरीर में WBC क्या करती हैं, अनियंत्रित विभाजन करती हैं, अनियंत्रित WBC विभाजन, अनकंट्रोल्ड WBC डिवीजन, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही रक्त कैंसर कहते हैं। आ गई बात समझ में, चलो तो अब हम चलते हैं आगे। और बहुत बच्चे कंफ्यूज, बहुत बच्चे फड़फड़ा रहे हैं कि मैम WBC की खोज किसने करी ये बता दो। तो चलो आ जाओ, अब खोज बता देती हूँ, अब मैं तुम्हें खोज ही बता देती हूँ, ठीक है, खोज, डिस्कवरी।
तो जब हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ से आपको पेपर में आ सकता है कि आरबीसी की डिस्कवरी किसने करी, आरबीसी की खोज। आरबीसी की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने। किसने भाई? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने क्या करा था? आरबीसी की खोज। ठीक है, अच्छा मैम डब्ल्यूबीसी की खोज किसने करी थी? तो डब्ल्यूबीसी की खोज करी थी एडीकोट ने। किसने? एडीकोट नाम के साइंटिस्ट ने। किसने भाई? एडीकोट ने। ठीक है, एडीकोट और उनके सहयोगी, आप एडीकोट याद रखना। ठीक है, और प्लेटलेट की खोज किसने करी थी? प्लेटलेट्स की खोज बिज्जी जीरो ने करी थी। ठीक है, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की खोज किसने करी? प्लेटलेट्स को कहते हैं बिम्बाणु हिंदी में। तो बिम्बाणु की जो खोज करी थी वो करी थी बिज्जी जीरो ने। किसने? बिज्जो जीरो ने करी थी प्लेटलेट्स की खोज। ठीक है, तो बिज्जो जीरो ने करी थी प्लेटलेट्स की। तो ये आपको लो मैंने बता दिया कि किसने किसकी खोज करी थी। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? है ना? चलो अब हम चलते हैं और बात करते हैं आगे किसकी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्लेटलेट्स की। तो आ जाओ, हेडिंग डालो दोस्तों, प्लेटलेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? प्लेटलेट्स को। तो भाई डब्ल्यूबीसी आपकी कंप्लीट हो गई है, अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जब हम लोग प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स, जब हम लोग बात करेंगे किसकी? प्लेटलेट्स की, जिसको कहते हैं बिम्बाणु। मैम प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका नाम क्या है, या इनका वैज्ञानिक नाम? जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते थे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते थे, इनको क्या कहते हैं? इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाता है बेटा? थ्रोम्बोसाइट। तो हम लोग थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? हम लोग प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो इनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? इनका जो साइंटिफिक नेम होगा वो हो जाता है बेटा थ्रोम्बोसाइट। इनका साइंटिफिक नेम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, क्लियर? इनका वैज्ञानिक नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा। तो बेटा ये आरबीसी से तो कम होती हैं, डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती हैं, यानी कि 1.5 से 4.5 लैक्स होती हैं ये संख्या में, यानी कि इनकी मात्रा लाखों में होती है, लाख। आरबीसी सबसे ज़्यादा थी, मिलियन में थी आरबीसी। आरबीसी मिलियन में थी प्यारे बच्चा, लेकिन डब्ल्यूबीसी हजारों में थी, और भैया ये लाखों में है। तो मिलियन में, हजारों में, लाखों में, ये है आपका ब्लड। तो ब्लड के अंदर आपको जो प्लेटलेट्स मिलती हैं वो लाखों की संख्या में, 1.5 लाख से 4.5 लाख ऐसा समझ लो। तीसरा कि मैम इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? जब ये मरेंगी तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, डेथ कहाँ पर होती है इनकी? तो इनकी डेथ बेटा जहाँ पर आरबीसी मरती है ना वहीं होती है, स्प्लीन में। तो मतलब ये आरबीसी की दोस्त है ऐसा समझ लो, ये रेड ब्लड सेल की दोस्त है। तो मैम ये भी वहीं मरेंगी जाकर जहां पर आरबीसी मरी है, प्रेमिका है ये आरबीसी की। तो जहां जहां तू मरेगा मेरा साया वहीं जाएगा। तो मतलब ये भी वहीं मरती है जहां आरबीसी मरती है, स्प्लीन में। अब चौथा मैम इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल कितना होता है भाई? इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो जब हम इनके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, इनके जीवन काल की बात करते हैं, इनका जीवन काल भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में होता है। मतलब 5 से 9 दिन तक ये जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती हैं। तो 5 to 9 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, किसका? प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 से 9 दिन होता है। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करते हैं हम लोग कि मैडम ये जो आप लोगों की प्लेटलेट्स होती हैं, इन प्लेटलेट्स की शेप कैसी होती है ये आपको पूछेगा। शेप, ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है?
ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है। तो इनकी शेप की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इनकी जो शेप होती है ना, आप बताते हो इनकी शेप होती है स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप होती है इनकी, ठीक है, स्फेरिकल। अब इस स्फेरिकल को आप लोग क्या बोल सकते हो? तो थोड़ा सा कई बार पेपर में आता है कि ये प्लेट के समान संरचना वाली होती है, प्लेट के समान। जैसे कि कोई प्लेट होती है, तस्तरी नुमा भी कई बार इनको बोला जाता है, तस्तरी नुमा। तो देखो ये तुम्हें दिख रही है, ये प्लेटलेट्स है, ये जो येलो येलो कलर की दिख रही है, तो ये प्लेट लाइक होती है बेटा, जैसे कोई प्लेट होती है। या ये कैसी होती है? तो आप लोग बताकर चलते हो, ये हो जाती हैं आप लोगों की प्लेटलेट्स जो होती हैं। देखो बड़ी नन्ही नन्ही सी आपको यहाँ नजर आ रही है, ये रही, है ना। तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये आप लोग बताकर चलोगे कि ये स्फेरिकल होती हैं या प्लेट के समान होती हैं, ठीक है। अब ये सबसे छोटी ब्लड सेल है, ये भी याद रखना। सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं यही हैं, दिख रही है ना, देखो सबसे छोटी है। तो ये आप लोग लिखोगे कि ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं हैं। सबसे बड़ी WBC होती हैं, ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है? प्लेटलेट, ठीक है। तो ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं, समझ में आई बात। तो सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। तो ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं आप लोगों, ठीक है। सबसे बड़ी WBC है। आपके रक्त में अगर सबसे ज्यादा बड़ी सेल आपको दिखाई दे तो वो WBC होती है बेटा, ठीक है, वो WBC होती हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, तो देखो ये आपको दिख रही हैं WBCs, ये आपकी WBCs हैं, ठीक है, दिख रही है ना। तो आपके रक्त में सबसे बड़ी WBC होती है और सबसे छोटी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। चलो, है ना। अब देखो इधर समझो। अब हम लोग बात करते हैं कि WBC का काम क्या है बेटा, बताना जल्दी से सारे बच्चे। WBC के वर्क की अगर मैं आपको बात करूं तो ये क्या काम करती हैं बेटा? रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनका काम क्या होता है? तो आप लोग बताओगे, रक्त का थक्का जमाने में मदद, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं बेटा। तो इनका काम होता है, आपका ब्लड क्लोटिंग करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये क्या काम करती हैं? ब्लड क्लोटिंग करती हैं। अब इनसे ना एक क्वेश्चन और आता है, जो आपकी WBC हैं, ये रक्त का थक्का जमाती हैं, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होती है। ब्लड क्लोटिंग मैंने आपको बताया ही था कि जब कभी भी हम लोगों को घाव होता है, जब कभी भी हमें चोट लगेगी, है ना, तो ब्लड को क्लोट करती है ये WBC तो सबसे पहले एक्टिव होती हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ निकालती हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा और फाइब्रिन जाकर घाव को ढक देगा, ये मैंने आपको बताया था। तो ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, जो ब्लड सेल होती है। अब इनसे एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे बोन मैरो में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं? हमारे अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिकाएं प्लेटलेट का निर्माण करती हैं? क्योंकि ये भी एक तरीके की ब्लड सेल ही हैं, आपके बोन मैरो में ही बनती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स भी। अब ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये कौन सी कोशिकाओं से बनती हैं? ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ये SSC का क्वेश्चन था बेटा, SSC में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि भाई प्लेटलेट्स बनाने वाली कोशिका कौन सी होती है। तो बताते हो कि मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट सेल होती है, मेगा कैरियोसाइट, क्लियर, मेगा कैरियोसाइट कोशिका, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट। ये क्या करती हैं? ये प्लेटलेट का निर्माण करती हैं। तो बताओगे कि ये कोशिका प्लेटलेट निर्माण का कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं प्लेटलेट्स ये कोशिकाएं प्लेटलेट्स निर्माण का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? प्लेटलेट्स निर्माण का कार्य करती हैं। तो ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्लेटलेट्स बनाती हैं आपके शरीर में, ठीक है। तो बताएंगे भाई, दीज सेल्स आर
फॉर्म्ड प्लेटलेट्स, यही है जो आपके अस्थि मज्जा में प्लेटलेट बनाती हैं। तो प्लेटलेट अस्थि मज्जा में बनती हैं, और अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिका प्लेटलेट्स बनाती हैं? तो आपने कहा मेगा कैरियोसाइट सेल। ये एक नया प्रश्न है, एसएससी ने उठाया है इस प्रश्न को, आपके पेपर में भी आ सकता है प्यारे बच्चा। तो मेगा कैरियोसाइट सेल जो होती हैं ये प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं आपके बोन मैरो में। अब एक और पॉइंट बताऊंगी प्लेटलेट से, उसके बाद छोड़ूंगी तुम्हें। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है ना, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की दोस्त है, मैंने कहा आरबीसी की दोस्त है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं था, तो इन्होंने कहा हम भी अपने पास केंद्रक नहीं रखेंगे, तो इनमें केंद्रक नहीं होता। तो प्लेटलेट्स को हम लोग बिंबाणु कहते हैं ना हिंदी में, तो आप लोग बताओगे कि बिंबाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो बिंबाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता लाइक आरबीसी। केवल डब्ल्यूबीसी ऐसी हैं जिनमें केंद्रक होता है, बाकी इनमें केंद्रक नहीं होता है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, हाँ टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके पीवाईक्यू कराएंगे बिल्कुल। चलो अब देखो हम लोग बात करते हैं कि अब आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स इन सबको कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने इस पॉइंट के नेक्स्ट हेडिंग के साथ, ब्लड ग्रुप के साथ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर रक्त समूह की बात करेंगे, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी। तो जब हम लोग बात करते हैं रक्त समूह की डिस्कवरी की, तो रक्त समूह की खोज किसने करी थी? आप बताते हो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने रक्त समूह को खोजा था 1901 में बेटा, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में बना है, ग्रुप डी में बना है कि किसने रक्त समूह की खोज करी थी। तो आप बताते हो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1901 में रक्त समूह को खोजा था, ठीक है। और मैम ये जो रक्त समूह है ये, नहीं बेटा लंबी नहीं चलेगी क्लास, बस 5 मिनट में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहती हूँ। देखो रक्त समूह की खोज जो करी थी वो किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और मैम ये जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप को खोजा था? तो बेटा आपके शरीर में जो ब्लड होते हैं ना, ये कई तरीके के होते हैं, तो इनमें से 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की जो खोज करी थी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इन 3 ब्लड ग्रुप को खोजा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप होते हैं, इनमें से कितने ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी? तो आप बताते हो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा, तो इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप को खोजा था? आप बताते हो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप को खोजा था, ए, बी और ओ। मैम वैसे कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 4 तरीके के ब्लड ग्रुप, ए, बी, ए बी और ओ। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, एक बार इन दोनों के मिलने से बनता है ए बी ब्लड ग्रुप, और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो मैम इसमें से ए की खोज, इसमें से बी की खोज और इसमें से ओ की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो इन 4 ब्लड ग्रुप में से ये जो 3 ब्लड ग्रुप हैं, इनको किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। मैम फिर ये जो बी वाला, ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसने करी थी? तो 2 साइंटिस्ट थे, स्टर्ली और डिकैस्टेलो। स्टर्ली एंड डिकैस्टेलो, डिकैस्टेलो 2 साइंटिस्ट थे, स्टर्ली और डिकैस्टेलो। इन्होंने करी थी बेटा इसकी खोज। तो स्टर्ली और डिकैस्टेलो ने खोजा, डिकैस्टेलो ने खोजा था बेटा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ठीक, ने खोजा था। तो आपको ये भी एग्जामिनेशन में आता है कि
कि किसने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज करी और किसने ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज करी। तो आप बताते हो कॉल लैंडस्टीनर। समझ में आ गई मैम? ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? अच्छा बेटा, ल्यूकोपेनिया में हमारे शरीर के अंदर जो WBC है इनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। और अभी भी हमारा प्लेटलेट्स की जो संख्या कम होती है और ज़्यादा होती है, उनसे रिलेटेड बीमारियां रह गई हैं, उनको मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आज टाइम हो चला है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में। कल हम लोग ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे और कल हो सकता है हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि इस टॉपिक में मैं ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स की एक और क्लास लगेगी। अगर हम कल इसको टाइमली कर लेते हैं तो कल ही खत्म हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद बस एक क्लास और, यानी आगे 2 क्लासेस में ब्लड टॉपिक खत्म, उसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े, बहुत अच्छे से आप लोग क्लास के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अब कल नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।